नमस्कार श्रोताओं। ग्रंथ गोष्ठी इस कार्यक्रम में गुणों से गुणवत्ता तक जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हमारा वाक्य है कि एवरी पर्सन हैज़ अ लेसन टू टीच, स्टोरी टू टेल एंड ड्रीम टू शेयर। इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल पर्सन हैज़ पाथ टू सेट, विजन टू एस्टैब्लिश एंड पर्सनालिटी टू इनकलकेट। तो इस वाक्य के साथ हम अपने इस आज के परिचर्चा कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज हम एक विशिष्ट अनुकरणीय व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने और हमारे समाज को कुछ संदेश, पॉजिटिव संदेश मिले, इस उद्देश्य से आज हम अपने स्टूडियो से बाहर ये पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आज हम जिनसे आपका परिचय कराने वाले हैं वे पेशे से तो बाल चिकित्सक हैं, किंतु प्रेम, करुणा, त्याग, दया, धर्म, इन सभी मानवीय मूल्यों के आधार पे निरंतर वे समाज का और हमारे आसपास के व्यक्तियों का उपचार कर रहे हैं। निश्चित ही आज की परिचर्चा से हम कुछ ऐसे बिंदु समाज में प्रसारित कर पाएंगे जिनसे मानवीय मूल्यों पे, वैश्विक शांति पे, हमारे आसपास के समाज के व्यवहार पे और हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व पे कुछ ऐसे बिंदु हम प्राप्त कर सकें जिससे कि ये समाज और बेहतर और सुखमय और शांति भी हो सके। तो चलिए आज हम जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उनका परिचय के साथ ये कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इनके नाम के आगे अनुकरणीय डॉक्टर जोशी जी, ये मैं बोलना चाहूँगा। अनुकरणीय शब्द जो है, इस शब्द को अर्जित करने के लिए, इस विशेषण को प्राप्त करने के लिए जीवन में बाल्यावस्था से माता पिता, मित्र, शिक्षक, मोहल्ले वाले, हमारे आसपास के रिश्तेदार, हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारा राष्ट्र जब तक एक प्रमाण पत्र नहीं देता तब तक ये शब्द अनुकरणीय लगाना थोड़ा सा प्रासंगिक नहीं है। किंतु आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे गोंदिया शहर में एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है जो निश्चित ही एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है। और आज चलिए हम इन्हीं व्यक्तित्व के साथ चर्चा शुरू करेंगे और उनके जीवन के संदेश, उनके जीवन के दर्शन, उनसे प्राप्त मार्गदर्शन हम अपने लिए जितना हमारा आंचल, जितनी हमारी अंजुली हो सके उतना हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर जोशी जी, हमारे आदरणीय, हमारे पूज्य। चर्चाओं का सिलसिला या दौर हम शुरू करेंगे। तो शुरुआत में हम सबसे पहले डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती जीवन था, जब आपने अपना बचपना और अपने अध्ययन का समय बिताया, तो उस वक्त आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार होते थे जिससे कि आप एक इतने अच्छे लंबे जीवन की नींव उस काल में रख पाए। तो आपका बचपन और आपके अध्ययन का जो, आपके डॉक्टरी अध्ययन का जो समय था, उस काल की कुछ अविस्मरणीय चर्चाएं या कुछ स्मृतियां हमारे साथ आप कृपया शेयर करें। मेरा जन्म है वो तेलारा गांव है, देहाती था वो, 8000 बस्ती का गांव था और वो अकोला जिले में आता है, वहाँ हुआ था। और एक मिडिल क्लास शेतकरी खानदान में मेरा जन्म हुआ था और वैसा वो खानदान सुखावस्तु था। तो बचपने में जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमारे को मदर के कारण, माँ के कारण, पिता के कारण, आजी के कारण संस्कार होते गए। तो हम रोज सवेरे राम रक्षा पढ़ते थे, हनुमान स्तोत्र पढ़ते थे और फिर जब कुछ समझने लगा तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने लगा। मैं 5 साल की उम्र से संघ में जाने लगा। तो मेरे पे घर के संस्कार है, स्कूल के संस्कार है और संघ के भी संस्कार है और उसके साथ मेरे ऊपर टीचर के भी संस्कार है, शिक्षक के भी संस्कार है। और मेरे को जो शिक्षक मिले थे, टोरे गुरुजी करके थे, वो 1ली से 5वीं 4वीं तक थे प्राइमरी स्कूल में। हमारे स्कूल में, गांव में एक ही स्कूल थी, नगर परिषद प्राइमरी स्कूल। तो वो भी बहुत अच्छे शिक्षक थे। उनके भाई मार्गदर्शन में मैं 5वीं
चला गया और वो एक सेठ बंसर विद्यालय वहाँ स्कूल में तेलारा में, वहाँ मैं 5वीं से 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो मैं निरंतर शाखा में भी जाता था, निरंतर स्कूल में भी जाता था। स्कूल में भी हमें बहुत अच्छे प्राध्यापक मिले, शिक्षक मिले, जिनके मार्गदर्शन के कारण हम आगे बढ़ते गए ऐसा। और ये सामाजिक कार्य की रुचि मेरे को बचपन से संघ के माध्यम से मिली, स्कूल के माध्यम से मिली। जैसे संघ शाखा में वहाँ पहले नौकर लोगों की कोई ये नहीं थी ऐसी कि सर्वेंट रखना, नौकर बुलाना। हम खुद ही वो तगत पोत ले जाते थे, खुद ही लेजीम ले जाते थे, खुद ही तलवार ले जाते थे, खुद ही ग्राउंड झाड़ते थे, दरिया बिछाते थे, वापस लेके जाते थे। हमारे टीचर लोगों की शादी के, बच्चियों के शादी में, उनके बहनों की शादी में हम काम करते थे। ऐसा सब हम वो शुरू बचपने से ही हमको ये आदत लगी। तो हम पढ़ाई के साथ साथ संघ में भी जाते थे, सोशल भी काम करते थे। तो वो आदत के कारण वो हमको गुणवत्ता जैसा वो प्राप्त हुआ और हमको उसमें रुचि भी डेवलप हुई और आगे बढ़े। और स्कूल में भी मैंने ये किया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है करके मैं स्कूल में बता दिया था। शिक्षक ने मेरे को पूछा था तो आपको क्या बनना है, तो मैंने बोला मेरे को डॉक्टर बनना है। और एक टाइम मैं ऐसा भी बोला था कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। पर बाद में जैसा मैं मेरे प्रोफेशन में गोंदिया में आया, तब मैं सोचा कि मैं समझो पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पार्टी ने भी ऑफर दिया था कि तुम यहाँ के अध्यक्ष बनो पार्टी के। तो मैं बोला मैं दोनों काम नहीं कर सकता, मेरे को घर देखना पड़ेगा, मेरा दवाखाना देखना पड़ेगा। और उसके बाद पेशेंट को मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट को देखना, उनकी जांच करना, उनको अच्छा करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। और वो छोड़ के मैं तुम्हारे पॉलिटिक्स में ना आने पाऊंगा। मैं सोशल काम जरूर करूंगा, जो भी काम सोशल होगा सब में इन्वॉल्व होगा, सब काम करूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात। पहले ही प्रश्न में डॉक्टर साहब ने अपने परिवार के संस्कार के विषय में, साथ ही साथ संघ है शक्ति कलो युगे, कलयुग में संघ की शक्ति पे जो विशेष उन्होंने बल दिया। और स्वयं कार सेवा जिसको बोलते हैं, सभी काम स्वयं वो करते थे संघ में भी। और उसके बाद उन्होंने बचपन से ही एक सपना, चिकित्सक बनने का सपना देखा और साथ ही प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना। ये अपने आप में एक अद्भुत सोच है जो उस समय उतने बाल्यावस्था में या युवा अवस्था में अगर किसी को आती है तो निश्चित ही उस दिन से, उस काल से उनका दृष्टिकोण। और उसके बाद उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स में उनको ज्वाइन करने का अवसर मिला, किंतु उन्होंने सेवा को प्राथमिकता दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस आज पॉडकास्ट की जो शुरुआत है, उसके शुरुआत में ही ज्ञान के मोती किस प्रकार बिखरने शुरू हो गए। तो चलिए हम अगला प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका मूल निवास स्थान अकोला के पास में एक ग्रामीण क्षेत्र का था, लेकिन उन्होंने गोंदिया में आके, उस वक्त भी गोंदिया कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं रहा होगा, गोंदिया में 1970-71 में डॉक्टर साहब आए और उस वक्त उन्होंने गोंदिया में आके अपना इतना लंबा कार्यकाल गोंदिया की सेवा के लिए दिया। तो इस लंबे कार्यकाल में गोंदिया के वासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के नेचर, यहाँ की प्रकृति का डॉक्टर साहब ने क्या आकलन किया जिसका हम उपयोग इसको और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं? मैं जैसे 10वीं पास किया, 10वीं पास के बाद मैं 15 साल का था। तो जो आगे की शिक्षा के लिए मैं अमरावती में गया, बीएमबी गवर्नमेंट कॉलेज, साइंस कॉलेज में गया। वहाँ से प्री यूनिवर्सिटी और बीएससी पार्ट 1 किया। और उसके बाद मैं 1961 में मेडिकल कॉलेज में गया। वहाँ से 1966 में मैं एमबीबीएस हुआ। 1 साल के इंटर्नशिप के बाद मैं पुणे गया, विजय मेडिकल कॉलेज पुणे गया। पुणे से मैंने बच्चों के इसमें डिसीज की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वहाँ 1 साल की सर्विस किया गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में। और उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे जीजा जी रहते थे, बहन और बहनोई रहते थे गोंदिया में। वो डॉक्टर थे, डॉक्टर जी बापट करके। हाँ, तो उन्होंने बोले कि तू गोंदिया, इसके कारण मैं गोंदिया आया। और उन्होंने मेरे लिए जगह लिया था दुर्गा चौक में और उन्होंने 6 महीने का किराया दिया था। और वो किराया देने के बाद जैसा हमारे सर जो मेरे ये थे वहाँ प्रोफेसर फड़के सर,
वो बोले कि तू मेरे जो एक दूसरा बंगला है वहाँ प्रैक्टिस कर, तू गोंदिया मत जा। अच्छा। तो यहाँ सब हमारे जीजा जी ने ये 6 महीने का किराया दिया था, तो इसलिए मैं यहीं रह गया, बाद में पूरा वापस नहीं तो गया। आपके जीजा जी को भी हम साधुवाद देते हैं कि और हमारे को इतने अच्छी सक्सेस। गोंदिया से वहाँ रेजिग्नेशन भेज दिया। अच्छा, यहाँ आने के बाद वहाँ रेजिग्नेशन दिए। हाँ। दूसरा मेरा एक किस्सा बताता हूँ कि लोग जैसे सिगरेट क्यों पीते हैं। हाँ हाँ, तो सिगरेट क्यों पीते थे, इसीलिए मैंने बचपन से मेडिकल कॉलेज का एजुकेशन पूरा होने तक कभी सिगरेट नहीं पी थी। जी। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई, मैं तेलर आने लगा, तो पूना स्टेशन पे एक पिस्तौल का 10 सिगरेट का पैकेट लिया, जी। और 10 सिगरेट का वो पैकेट लेने के बाद शेगांव तक मैंने 10 सिगरेट पी डाली, हाँ। और उसके बाद फिर मैं कभी सिगरेट नहीं पिया। अच्छा। हाँ। बुराई से बचने के लिए बुराई कहने समझ क्यों पीते हैं लोग जी। और उनको क्या आनंद मिलता है, हाँ। वो देखने के लिए मैंने सिगरेट पिया। बिल्कुल। यानी why people Attract attract towards cigarette and they smoke cigarette। जी जी, ये तो वही हो गई, बुराई से बचने के लिए एक बार बुराई को अपना के देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आनंद आता है। नहीं, बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के चिकित्सा में स्पेशलिस्ट हैं, तो थोड़ा बच्चों से रिलेटेड डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि नहीं, और एक आपका क्वेश्चन था कि गोंदिया में क्या सीखे आप। हाँ, गोंदिया में। जी जी। हाँ, गोंदिया में मैं 1970 में आया जी। और दुर्गा चौक में मेरे को जगह मिली थी। हाँ। तो दुर्गा चौक में मैं वहाँ स्टैब्लिश हुआ। दुर्गा चौक में मेरे को जो फैमिली मिली आजू बाजू में जो ये थे, वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, और मेरा जो भी परिवार डेवलप हुआ पहले वो दुर्गा चौक में हुआ, और दुर्गा चौक में जो परिवार डेवलप हुआ वो अभी भी मेरे रिश्ते उनके वैसे के वैसे ही है मतलब। और एक गोपी शर्मा करके थी, जैसा गोपी किशन शर्मा टीचर थे। जी। उनकी माता जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। अच्छा। तो माता जी मेरे को दवाखाने में बहुत 5-6 बज जाते थे, तो मेरे को पीछे के दरवाजे से चाय ला के देती थी और पिलाती थी। यानी एक वो माँ का प्रेम मेरे को यहाँ भी मिल रहा था, मतलब ऐसा एक जो कुछ लोगों का जो अच्छा ही रहती, वो एक उसमें दृष्टिकोण नजर आता है ऐसा। तो आपके यहाँ आने में आपके रिश्तेदार जी, आपके जीजा जी ने जो 6 महीने का किराया दिए वो एक रीजन है। हाँ। यहाँ आने के बाद आपको मोहल्ले पड़ोस में जो प्रेम और स्नेह मिला, हाँ। वो भी आपके लिए एक धरोहर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी है वो। अभी भी है। हाँ। और उसके बाद ये जो इतना लंबा जीवन आप बाद में हमें पता है कि आप यहाँ के गजानन मंदिर में भी बहुत सक्रियता से जुड़े हैं, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हैं आप, और आप सामाजिक क्षेत्र में भी युवाओं को और समाज को निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। तो इसके पीछे आपकी कौन सी ऊर्जा काम करती है कि आपको सभी क्षेत्र में ऐसा लगा कि मेरा कहीं ना कहीं हर जगह योगदान मैं दे सकता हूँ या देना चाहिए? जैसे क्या है कि मैं लोगों का आकलन करता हूँ, और लोगों का आकलन करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भी व्यक्ति अच्छा है, तो मैं उससे संबंध डेवलप करता हूँ। और वो यदि डेवलप हुए तो वो निरंतर लाइफ लॉन्ग संबंध रहते हैं। और जो अपने को लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा सा दूर से रखता हूँ, अलग चलता हूँ, राम रमाई के उतना संबंध रखता हूँ। उसके बाद उनसे खराब संबंध कभी नहीं करता मैं। व्यक्तियों की परख जो है वो इंसान को होना चाहिए, वो एक सजीव उदाहरण हमारे सामने है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे दर्शन फिलॉसफी से अगर अलाइन नहीं होता तो उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे थोड़ा सा हम अपने आप को दूरी बना सकते हैं। बहुत सुंदर। तो फिर वही कि बाल चिकित्सक होने के नाते आपका बच्चों के विकास में, जिसमें कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों को ये जो आजकल स्वाध्याय उनका छूट गया है, उनका रुझान मोबाइल में ज़्यादा हो गया है, अपनी हॉबी सिर्फ वो मोबाइल तक ही वो लोग सीमित कर रहे हैं। तो ऐसी पीढ़ी को, ऐसे जो थोड़े से पथभ्रष्ट पीढ़ी जो है, उनके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा अपना मार्गदर्शन दें। नहीं, मोबाइल बच्चों को देने में और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के जिम्मेदार उनके माता पिता है जी। और ये जो मोबाइल बच्चों को देते हैं माता पिता ने देना नहीं चाहिए। माता पिता खुद को सेफ रखने के लिए, दूसरे कामों में इंटरेस्ट लेने के लिए, या अपन फ्री रहने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते, वो अपना देखते रहता है और फिर बाद में कुछ
एक आध साल बाद 2 साल बोलते कि वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। हाँ, तो ये सब माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको कम से कम 10 साल मोबाइल न दे। अच्छा। हाँ, 10 साल मोबाइल न दे, वो पढ़ने की उनको आदत लगाए, स्कूल में जाए, पढ़े, और जो किताबें है वो पढ़े। मोबाइल वो बिल्कुल बेकार है, मतलब ऐसा। और मोबाइल की आदत लगाना माता पिता का ही काम है, और वो फिर छुड़वाना बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर कैसा छोड़ेगा? डॉक्टर के पास तो 5 मिनट 15 मिनट आते, 20 मिनट आते। वो बच्चा तो समझता भी नहीं मोबाइल, उसको एक बार बोलेंगे तो वो बोलेंगे वहाँ बाहर जाके वैसे चालू होगा। तो बच्चे अभी जो मोबाइल से लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों में मानवीय मूल्यों का बीजारोपण करने के लिए कुछ ऐसे आपके सुझाव या कोई ऐसे आप अगर कोई मार्गदर्शन देना चाहें जिसमें कि उनमें प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति, त्याग, जस्टिस, इस टाइप के कुछ मूल्यों का बीजारोपण भी होवे, सिर्फ मोबाइल और मोबाइल के माध्यम से गेमिंग और भौतिकतावाद में वो बहते रहे, वो तो शायद थोड़ा ठीक नहीं। नहीं, आजकल की एजुकेशन की प्रथा है कि कॉन्वेंट कल्चर चालू हो गया अभी। जी। ठीक है, बच्चों को तो 3 साल के बाद लोग भेजते हैं, जैसा नर्सरी में, प्ले ग्रुप में भेजते हैं, फिर नर्सरी में भेजते हैं, फिर KG 1 KG 2, उसके बाद वो प्राइमरी में जाता है। तो जो भी कॉन्वेंट स्कूल एटलीस्ट गोंदिया में चलते हैं, तो टीचर लोग जो है ना, उनको जो बच्चों को पढ़ाने की, उनको एक स्पेशल कोर्स होना चाहिए कॉन्वेंट के टीचर के लिए। अच्छा। कि वो बच्चे को कैसा संभाले, कैसा उसको खिलाए, ट्रेनिंग, कैसा ट्रेनिंग करे। ये यदि होगा एक आधा कोर्स 1 आध साल का, तो फिर टीचर तैयार हो जाएंगे। टीचर को भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चे को संस्कार क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, तो वो बच्चों को पढ़ाई दे। नहीं तो कोई हाउस वाइफ रहती, फिर 2-3 बच्चे होने के बाद बोलते खाली रहती, फिर स्कूल में लग जाती। तो इस हिसाब से टीचर सब स्कूल में लगते हैं। तो इसीलिए वो जो पूरे संस्कारित बच्चे होना चाहिए वो नहीं होते। और माँ बाप भी वो डबल, यानी क्या होता है कि बोथ आर डबल इंजन, मतलब बोथ आर सर्विंग। तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता कि बच्चों की तरफ ध्यान दे। एक आया रहती है, यहाँ पालना घर की सुविधा नहीं है, पर घर में एक आया रहती है, या फिर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली के कारण आया रहती है। और अच्छी, यानी क्या बोलते हैं उसको, वो फैमिली को एकत्रित फैमिली रही, जॉइंट फैमिली रही, तो फिर उसमें थोड़ा सा सुविधा रहती, कोई ना कोई देख लेता बच्चे को। और साथ में दादा जॉइंट फैमिली का कल्चर जो निकल गया वो शुरू होना चाहिए फिर से। बहुत सुंदर बात, यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हमारे बच्चों में वो संस्कारों का बीजारोपण ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमने पहली ही चर्चा में डॉक्टर साहब से जाने कि उनके जीवन में उनके दादा दादी ने जो संस्कार शुरुआत में दिए और संघ की जो कल्चर उनके अंदर आया, उससे वो इस प्रकार का इतना आदर्श जीवन वो आज हम हमारे सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों के सामने तो ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। वो तो अभी जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि आया उनको पालती है और दोनों डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो कल्चर है ये भारतीय संस्कृति के सर्वथा प्रतिकूल है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जो संस्कृति है उसको हम जल्दी से जल्दी बदलें, और हमारा जो मातृ शक्ति है वो मातृ शक्ति बच्चों के संस्कारों के बीजारोपण में ज्यादा ध्यान दे, बनिस्बत कि वो खुद का अर्थार्जन करने में लगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति ने हम शिक्षकों पे बहुत अन्याय किया है। वो अन्याय ऐसा है कि उन्होंने एक इंजीनियरिंग का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो उन्होंने हमको इंजीनियर बनाए बच्चों को ये 30 विषय 3 वर्ष में दिए हैं, और साथ ही साथ इन 3 विषयों के साथ हमें ये भी कहा गया है कि बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा भी पढ़ाई जाए, बच्चों को मानवीय मूल्य क्या होते हैं वो भी बीजारोपण किया जाए, बच्चों में वैल्यू एजुकेशन का भी आदान हो, बच्चों को पर्यावरण, संविधान और व्यक्तित्व विकास भी बताया जाए। तो मैं नहीं समझता कि हमारे इस पॉलिटेक्निक या टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा कोई टीचर है जो सारे गुणों को आदान करने में या गुणों को बच्चों में बीजारोपण करने में सक्षम है। तो ये जो हमारे ऊपर एक अन्याय टीचर ने जो शिक्षा पद्धति ने लाया है, उसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि ज्ञान जो है सिर्फ कॉलेजों में या इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय में नहीं है, ज्ञान आप जैसे महापुरुषों के माध्यम से बाहर समाज में भी उपलब्ध है। तो उस ज्ञान को भी हम कहीं ना कहीं से प्राप्त करके बच्चों में एक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रस्तुत करें।
तो अगर आप कुछ इस विषय में थोड़ा रोशनी डाल पाए कि हम किस प्रकार समाज से इस प्रकार के मानवीय मूल्य और वैल्यू एजुकेशन को लेके उन बच्चों तक पहुंचाए जो कि अपने टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा में व्यस्त है। ये अभी जैसा क्या है कि जो सिस्टम लाया एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत अच्छी सिस्टम है जी। यानी जो ब्रिटिश परंपरा की सिस्टम थी वो चली आ रही थी, मैकॉले। हाँ, वो अभी जो सिस्टम है वो चेंज किया, वो एक हिसाब से अच्छी सिस्टम है। जी। आप आपका कोर्स बदल सकते हैं, आप उसके बाद कुछ टेक्निकल लाइन ले सकते हैं, आप प्रोफेशनल लाइन ले सकते हैं। जी। पुरानी सिस्टम में क्या होता था कि जैसे अभी 10वीं 11वीं 12वीं बीए हाँ। एमएससी, इधर एमबीबीएस बनो, ये बनो, ऐसा सब जी। ये होता था। तो एक ही लाइन का ये होता था, इंटरडिसिप्लिनरी आ गया। अभी जो क्या हो गया कि समझो किसी की बुद्धि कम है, किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, जी। तो वहां तक पढ़ेगा जहां तक वो जा पाएगा, फिर वो अपना बिजनेस ढूंढेगा या फिर अपना एक आधा टूल देखेगा कि मेरे को इंजीनियरिंग का टेक्नीशियन बनना है या इलेक्ट्रिशियन बनना है या प्लम्बर बनना है, तो वो अपना एजुकेशन लेके उसमें लग जाएगा। अब ये आप जो बोलते हैं कि शिक्षकों पे अन्याय है, ये ठीक है, पर आपको शिक्षकों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और वो शायद आप उसका बारे में आप ये भी दे सकते हैं, मेमोरेंडम भी दे सकते हैं, आपके लिए लोगों से सुझाव भी मांग सकते हैं, गवर्नमेंट से भी मांग सकते हैं कि भाई हमको एजुकेट करो कि हम बच्चों को कैसा पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं, हमारे वर्कशॉप ले। तो वो एजुकेशन सिस्टम इंडियन लेवल में अंदर जाती जाएगी। ये एक प्रकार से अच्छी सिस्टम है। तो डॉक्टर साहब ने हमको मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट भी इनडायरेक्टली बता दी है। डॉक्टर साहब ने हमको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हमारी नई शिक्षा नीति का बताया। इसका क्रियान्वयन जो है वो अब साइंटिफिक तरीके से होवे, ये हम सभी शिक्षकों को सुनिश्चित करना होगा। तो काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हमें डॉक्टर साहब से मिल रहा है। चर्चा हम जारी रखेंगे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि सब तरफ अलग अलग पंथों का जो उद्भव हुआ है और हमारा खुद का जो धर्म जिसको हम सनातन धर्म भी मानते हैं उसका भी प्रचार प्रसार अभी इन दिनों काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, किंतु इसमें जो एक एलिमेंट अभी सभी लोगों के जो मस्तिष्क में आ रहा है वो ये है कि हमने हमारे धार्मिक कल्चर को भी इंटरटेनमेंट में ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। हमारे जो मनोरंजन के लिए हम अपने धर्म का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि हम उससे जो शिक्षाएं हैं, जैसे समर्थ रामदास जी ने दासबोध का निर्माण किए, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध हमें जो मार्गदर्शन है वहां से मिल रहा है। इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन और उस प्रकार के ग्रंथों का मतलब प्रचार प्रसार कम है, किंतु जो हमारे भजन है और जो बाकी जो हमारे रास लीला इस टाइप के जो कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, इस पे समाज ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो धर्म में मनोरंजन को थोड़ा हम नियंत्रित करके ज्ञान को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। जैसा मैं गोंदिया में देखा हूँ, गोंदिया में क्या है कि जैसे भागवत है, बाद में कोई समझो कीर्तन है जिसमें अपने गोष्ठ स्टोरी है या फिर वो गाना है, भजन है, ऐसे इसमें लोगों का रुचि रहती है। कोई प्रबोधन रहा या कोई प्रवचन रहा, इसमें लोगों में रुचि नहीं रहती। ये रुचि का हुआ इसीलिए कि जो एजुकेशन होना सबको, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन कम होने के कारण लोग 10वीं में मैंने वहाँ 10वीं तक जाते छोड़ देते, 12वीं तक जाते छोड़ देते, बीच में से एजुकेशन छोड़ देते, तो उनका पूरा ज्ञान नहीं है। और दूसरा कल्चर एक ऐसा होगा कि जो पढ़ने की आदत थी लोगों को, ग्रंथ पढ़ने की आदत थी, किताबें पढ़ने की आदत थी, वो सब अभी चले गई, तो उनको अवान्तर नॉलेज ही नहीं मिलता है। तो वो जो रुचि खत्म होने के कारण ये इंस्टेंट जिसमें जो आनंद आएगा उसमें लोगों की रुचि बढ़ गई है। इसलिए जो अपने सांस्कृतिक क्षण भी है वो भी वैसे ही हो गए, दुर्गा पूजा हो गया, गणपति हो गया, वो जो प्रोसेशन में जो बजाते डीजे, तो लोगों के कान खराब कर देते हुए, इतना जोर से डीजे बजाते कि घरों की खिड़कियां हिलती है। एक मृत्यु हो गई गोंदिया में, आपको पता होगा डॉक्टर साहब, अभी जो नवभारत के जो हमारे यहाँ के गोंदिया के लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके बच्चे की 42 वर्ष की आयु में डीजे के साउंड की वजह से मृत्यु हो गई। पेपर में न्यूज आई है उसकी। हाँ, तो वो बहुत खराब है और वो जोर जोर से बजाते हैं। और वो मैं तो बोलूंगा कि पुलिस का भी गोंदिया में कंट्रोल नहीं है। जी जी।
डीएसपी का, एसपी का, उनका भी कंट्रोल नहीं है। इवन वाहतूक व्यवस्था पे भी कंट्रोल नहीं है उनका। बिल्कुल। हाँ, तो सिग्नल पे जो लाइट रहते हैं उसके बाद भी लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। अब ये जो पुलिया है, यहाँ से उन्होंने वन लाइन बनाया है, वहां से भी लोग ऊपर रॉन्ग साइड से चले जाते हैं, वहाँ पुलिस खड़े रहते हैं पर उनको रोकते नहीं। ऐसा सब ये गवर्नमेंट सिस्टम का हाल है। सेल्फ अनुशासन भी कम है और प्रशासनिक नियंत्रण भी कम है। कम है। और दूसरा यहाँ है कि यह है कि लोगों यानी गोंदिया बहुत बड़ा अच्छे यानी रोड थे, यानी मनोहर भाई ने गोंदिया में सबसे अच्छे सीमेंट रोड बनाए थे। अच्छा। गोंदिया में, और वो सीमेंट रोड बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे। अभी के सीमेंट रोड तो 2 साल में टूट जाते हैं। और जो भी गोंदिया में नया घर बनाता है वो इंक्रोचमेंट करता है रोड को, और 2 फुट रोड यानी दबा देता है अपने घर में। और ये सालों साल से चल रहा है, इसलिए गोंदिया के रोड छोटे हो गए, लोग भी छोटे हो गए, मानसिकता भी छोटी हो गई। हाँ बिल्कुल, यानी फैक्ट है। बहुत ही आप मतलब एक तो इसको बोलेंगे आई ओपनर आपने कर दिए सभी प्रशासन के लिए भी, और हमारा जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो नागरिक जो उत्तरदायित्व है वो हमको मिलना जरूरी है। हाँ, कोई भी आप देखो हमारा ये जो दवाखाने का रोड है जी, तो एक बाजू का अग्रवाल जी का घर, मेरा घर और वैन जी का घर, यहाँ से आप यदि उधर जाओगे तो आप देखोगे तो पूरा इंक्रोचमेंट छोटा हो गया। सब तरफ के रोड ऐसे ही छोटे हो गए इंक्रोचमेंट के कारण। नहीं तो गोंदिया के रोड बड़े थे। जो नया घर बनाता है 2 फुट आगे चले जाता है, पायरी नीचे लाएगा, कुछ लाएगा, तो उससे ट्रैफिक जाम सब अव्यवस्था है। तो धीरे धीरे करके सभी विषयों पे जो लोकल है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ग्लोबल समस्या है, सिर्फ गोंदिया की नहीं होगी, सभी शहरों में इस प्रकार की एक्टिविटी चल रही होगी। हाँ। और अगर हम लोग हमारी प्रशासन ने कंट्रोल किया तो रुक जाएगी, वो जल्दी रुक जाएगी। तो प्रशासन का प्रशासन और वो जो समाज सेवक बोलते हैं वार्ड मेंबर्स, उन्होंने भी कहीं करना चाहिए उसमें। तो जो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें नगर परिषद और पंचायत समिति आती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनका हाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर्स सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक स्वच्छ और सुरक्षित और अनुशासन के साथ हमारे समाज की रचना करें। हर बात पे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं कि ये जो सारी अव्यवस्थाएं हो रही है, इन अव्यवस्थाओं में कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है, और हर व्यक्ति भौतिक जो सुख है या भौतिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा ग्रंथ जो आपको लगता हो कि वो इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शक का रूप काम कर पाएगा, तो ऐसा कोई ग्रंथ आपके, या आपने अगर ऐसा कोई ग्रंथ पढ़े हैं जिस ग्रंथ के अध्ययन से इस प्रकार की जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके, तो दर्शकों के लिए बहुत वो फायदेमंद सिद्ध होगा। क्या है कि ऐसा तो मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है, और ये ग्रंथ से नहीं सीखा, कोई आदमी नहीं सीखता है, ये संस्कार होना चाहिए शुरू से। अच्छा, संस्कार ही मुख्य है। हाँ, कि किसी के अपन ने जगह नहीं लेना चाहिए, अपनी जो जगह है वही उसमें मकान बनाओ, किसी की जगह क्यों लेना चाहिए। वो उसमें अपन ने मैंने वो अपने को अपने ऊपर कंट्रोल होता है सर। आजकल लोग सब सेल्फ इंटरेस्ट हो गए, उनका सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि मैं भला मेरे बच्चे भले, बस हो। और बच्चे भी लोग नए जमाने के जो बच्चे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग योर पीपल, है ना, इज इम्पोर्टेंट। वो कि मेरा काम भला, मैं भला, ये बोला, बाकी मेरे को यार किसी को ढोक देने जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, कुछ नहीं, मेरा काम हो गया, मैं बाहर आउटिंग को जाऊंगा या मेरे काम में बिजी रहूंगा मैं। ऐसा लगता है कि ऐसा अपन बोल नहीं सकते नए बच्चों को कि वो खराब है, दे आर आल्सो वेरी गुड पीपल, बट उनको जो शिक्षा मिली या ये मिली या बाहर जो कल्चर वो देखते हैं, तो वो बोलते कि इनमें कोई मजा नहीं है, राम रामायण नहीं है, तो अपने इसमें रहो, चलने दो वाला। ग्लोबलाइजेशन की चकाचौंध में है बच्चे। हाँ, बात भौतिकतावाद में ज्यादा है। अपना ही पैकेज, अपनी ही करियर, अपनी ही उन्नति पे ध्यान है, और ठीक है, उनका अपना दृष्टिकोण है, आगे जाके वो भी सीखेंगे। जैसा आपने बोला कि हिंदू संस्कृति का भी जो ये सनातन ये जाति जाति में बढ़ रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। और सब हम हिंदू है, सब एक है, ऐसा करके चले तो सब ये हो जाएगा। और सब जो है ना, एक एक ग्रुप अपना अलग अलग बनाता है, कोई शंकर जी का मंदिर बनाता है, कोई गजानन महाराज का बनाता है, कोई साईं बाबा का बनाता है, कोई तिरुपति बालाजी का बनाता है, कोई
कोई कृष्ण का बनाता है, राम का, तो अलग अलग वो बिखर जाते हैं ऐसे, इसलिए वो सेपरेटेड है। बाकी सब एक इसमें, जैसे रामनवमी है या गुड़ी पाड़वा है या दसरा है, ऐसे त्योहारों में सब हिंदुओं में साथ आना चाहिए। आज वो बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर, हिंदू एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्लोबल ये हो रहा है अभी सिचुएशन से हुआ है कि जहाँ जहाँ, जैसा आप बोलेंगे कि ये अपना सनातन धर्म जो है करीब 15,000 साल पुराना है बोलते, कोई 4,000 साल बोलता है, कोई 5,000 साल बोलता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है बिफोर ईस्वीसन के 2000 भी नहीं, समझा, 2034 बिफोर ईस्वीसन 34 ईयर्स के पहले क्रिश्चियन धर्म हुआ था। और ये जैसे मुस्लिम धर्म है वो तो ईस्वीसन में 600 में 14 तैयार हुआ, तो बहुत तो यानी वो बाद के धर्म है, सनातन धर्म तो पूरा है। पर अभी कैसा हो गया कि सनातन धर्म ने कभी ये नहीं किया, वो यानी प्रचारवादी नहीं था, प्रसारवादी नहीं था, और वो एनक्रोचमेंट वाला नहीं था। मुख्य बात ये एनक्रोचमेंट वाला नहीं था। अभी जो यहूदी जो बने उन्होंने फिर एनक्रोच करना चालू किया, तो यहूदी धर्म बढ़ा। फिर वो जो मुस्लिम धर्म बढ़ा वो उसी कारण बढ़ा है, वो कन्वर्शन के कारण बढ़ता है। और जहाँ भी उनकी लोक संख्या बढ़ती है तो सब देशों में अभी ये चालू है, यानी बहुत सुंदर ग्रोथ ऑफ वायलेंट पीपल। हाँ, इंक्रोचमेंट जो है वो एक उनकी जो टेंडेंसी है, कि भाई दूसरे का भी हड़प करो, ये जो नीति है, वो नीति के कारण वो सब गड़बड़ हो रहा है। और हिंदुस्तान में कभी भी आक्रमण कोई देश में नहीं किया, नहीं तो कर सकते थे, वो सब बालाग्राम कर सकते थे। लोगों ने आक्रमण करके हिंदुस्तान को छोटा कर दिया। यानी अफगानिस्तान से उधर ब्रह्मदेश तक भारत ही था, अखंड भारत था। तो सब लोगों ने ले के कम कर दिया उसको। तो हमारी सत्य दया क्षमा वाली जो नीति है वो हमारे लिए शायद थोड़ी सी साबित हुई। अच्छी नहीं है वो, ये नहीं, पर अपन अच्छी भी नहीं है, और वो भी ठीक है कि अपन अपने इसमें दायरे में रहो, पर अपन मजबूत रहना चाहिए और एकजुट से सबका मुकाबला करना चाहिए, तो फिर अपन टिक पाएंगे। और अपने पूरे जग में सिर्फ एक ही हिंदुस्तान देश है कि जो एक ही देश है करके। आक्रमण करने की भावना नहीं, लेकिन आत्मरक्षा हमारी पूरी मजबूत होना। आत्मरक्षा अपनी मजबूत होना, आक्रमण किसी पे नहीं करना, सब लोगों को उनके हिसाब से रहने की, जो भी करने की उबा है, पर अपन अपने इसमें मजबूत रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। भाई तुम अलग अलग पंथ के हो, अलग अलग जात के हो, पर अपन सब एक है, ये भावना रहना चाहिए, और अपन आपातकाल में एक दूसरे को मदद करना चाहिए। तो ये तो हमारे सभी मुद्दों पे हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का डॉक्टर साहब जो मुख्य जो टॉपिक है, वो जो शीर्षक है, वो है ग्रंथ गोष्ठी। तो हम जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उनके जीवन में ग्रंथों का प्रभाव कहीं ना कहीं रहा होगा, जिसकी वजह से वो एक इतना आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बस मेरा एक जो मुख्य प्रश्न सभी से यही होता है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसका आप पे बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा, उसके कोई दर्शन, उसके कोई महावाक्य जो आपको याद आते हो, जिनकी वजह से आपके जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन या बदलाव दिशा में आया हो, कोई ग्रंथ? मेरे को ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने की आदत थी जी, इतिहास की जी। जैसा शिवाजी महाराज की, राणा प्रताप की, झांसी रानी की, ऐसे ही ग्रंथ में पढ़ता था और वो उसमें मेरे को इंटरेस्ट आता था। बाकी मैं ऐसे लव स्टोरी या सीरियल या कोई ऐसे नॉवेल्स पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा इंटरेस्टेड था कि एक किताब लिया तो पूरा पढ़ के ही निकालता था रात भर में, यानी कि वो 15 दिन में पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, लगातार पढ़ता था और उसमें से अपने को बहुत सारा सीखने को मिलता है। तो ऐसा पर्टिकुलरली मैं ग्रंथ के बारे में नहीं बता सकता कि उसके कारण मेरे को ये हुआ। मेरे को सब लाइफ में टीचर्स अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले और उसी कारण मैं सब आगे चलते गया। ये मेरा भाग्य है, मतलब मेरा भाग्य कारण मैं ये हुआ। आपके जो जीवन में जितने भी सहयोगी आए वो सब आपके लिए प्रेरणादायक और सहयोगी ही सिद्ध हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो ज्यादा इवन गोंदिया में मेरे को जैसा लोगों ने बहुत सहयोग किया,
लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जब तक आप किसी को सहयोग नहीं करेंगे आपको कोई सहयोग नहीं नहीं, करेगा। तो आप मेरी एक नीति ऐसी है कि मैं एक लोगों को सहयोग करता हूँ पर कोई मतलब से नहीं करता। हाँ, निस्वार्थ सेवा। हाँ, मैं मतलब जी सबको ये करता हूँ। मेरे मेरे लेवल पे जो भी काम होता है किसी का अटका हुआ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। पर रेट्रोस्पेक्ट में उनसे कुछ चाहता नहीं हूँ। हाँ, सेवा का भाव होना लेकिन सेवा की अपेक्षा नहीं होना। हाँ, करने का रिटर्न भाव कुछ अपने को मिलना चाहिए, वो अपेक्षा नहीं होना। बहुत सुंदर। ये तो सब ये हमारे मानवीय मूल्य यही है जिसके विषय में हम मतलब खोज में यहाँ हमारे गोंदिया के विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा कर रहे हैं। और वो खोज जो है हर बार एक नया मोती, एक नया मूल्य हमको सिखाते जा रही है। निश्चित ही इस प्रकार की चर्चा हमारे गोंदिया और आसपास के क्षेत्र जो भी हमारे दर्शक और श्रोता है उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर साहब ने अभी जो भी हमारे साथ चर्चा किए, हमारे इन डगमगाते कदमों को निश्चित ही इनके विचारों से एक मजबूत आधार प्राप्त होगा। अभी आपने देखे पिछले कुछ देर की चर्चा में कि डॉक्टर साहब के पास अनुभवों का और ज्ञान का निरंतर प्रवाह, एक गंगा बह रही है। अब हमें अपने आंचल, हमारे पात्र के माध्यम से हम कितना उससे ग्रहण कर पाते हैं, कितना उपयोग कर पाते हैं, ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा जाते जाते डॉक्टर साहब हमारी युवा पीढ़ी को और हमारे समाज को अगर कोई विशेष संदेश देना चाहें तो समापन से पहले आपका ये विशेष संदेश हम सुनना चाहेंगे। एक तो आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी है जी, सभी ने पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको धंधा करना हो धंधा करो, तो समाज कार्य करना है करो, तो आपको कुछ नैतिक मूल्य उससे तैयार होती, आपके इसमें पैदा होती, और फिर आप जो काम करते हैं उसमें वो नैतिकता रहती है। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। और पढ़ने के साथ साथ अपन ने जैसा अपनी फैमिली को क्या लगता है कि भाई तुमने शादी किया, तुम्हारा संसार चलना चाहिए, तुम्हारे बच्चे वो पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको बहुत सारा पैसा अर्जित करने के प्रयास से लगे नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों को भी मदद करना चाहिए, और ये यदि टेंडेंसी रही तो अपना समाज का भी उद्धार होगा, सबका भी उद्धार होगा। तो सिर्फ अपने पेट परिवार से लगे रहना ही उद्देश्य नहीं है। हमारे परिवार के साथ साथ हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको भी हम कुछ ना कुछ देते रहे, निरंतर देते रहे। नैतिकता में निरंतरता, ये एक आज का मुझे मुख्य शीर्षक लग रहा है कि जब तक आप नैतिक नहीं होंगे, आप जब तक देने वाले नहीं बनेंगे, समाज आपको अनुकरणीय नहीं मानेगा। और अनुकरणीय मनवाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आसपास के हमारे वातावरण को सुखमय, शांतिमय और मानव समाज और हमारे सभी जीव जंतुओं के रहने योग्य शांति प्रिय समाज की रचना कर पाए। तो आज का ये चर्चा सत्र मैं समझता हूँ मेरी तरफ से जितना मैं डॉक्टर साहब से जानने के लिए उत्सुक था वो तो बहुत कुछ जान चुका हूँ। डॉक्टर साहब का चरण स्पर्श करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने खुले मन से सभी विषयों पे इतनी अच्छी बातें और इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया। गोंदिया की जनता और इस प्रकार के गोंदिया जैसे क्लस्टर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी क्षेत्रों के लिए ये एक अनुकरणीय चर्चा हो सकती है। हमें हमारा पात्र बड़ा करना है। ज्ञान की गंगा हर तरफ बह रही है। डॉक्टर साहब उसके एक प्रवर्तक के रूप में हमारे बीच में है। जब हम जैसा चाहें डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं और इस प्रकार हम अपने आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए एक उज्जवल नींव, एक अच्छी आधारशिला का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चर्चा के साथ आज का ये हम कार्यक्रम यहाँ समापन की ओर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब के चरण स्पर्श करके पुनः उनसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आगे जब भी उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी डॉक्टर साहब हमें अवश्य मार्गदर्शन देंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।